नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चर्चा विद मुकेश में और मैं हूं मुकेश चतुर्वेदी। दोस्तों, आज आपसे पूर्ण रूप से राजनीतिक विषय पर चर्चा करने का मन है। राजनीतिक चर्चा मतलब दोस्तों, जब अब हमारे देश में आजकल जब चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों या राज्य विधानसभाओं के चुनाव हों, एक चर्चा, एक नाम अवश्य सुनाई देता है। वो होता है मतों के ध्रुवीकरण का। मतों के ध्रुवीकरण, चाहे वो हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हो या मुस्लिम मतों का ध्रुवीकरण, तो ध्रुवीकरण पे चर्चा जरूर होती है। तो दोस्तों, आज मन हो रहा है कि इस पर चर्चा की जाए। दोस्तों, ये चर्चा प्रारंभ करूं उससे पहले एक बात आपको कहना चाहता हूं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र बना, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, तो संविधान ने हमको एक सबसे बड़ा अधिकार दिया है। वो है दिया है मताधिकार। मताधिकार मतलब अपने मत से अपने जनप्रतिनिधि को और राजनीतिक दल को चुनने का, जिसके जरिए अपनी सरकार चुनने का अधिकार हमको एक मताधिकार के माध्यम से मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हमको इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसे कि अपन राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, तो राजनीति का खेल मतलब उसके केंद्र में है कुर्सी। कुर्सी मतलब सत्ता, और उसके खिलाड़ी कौन है? वो प्रत्याशी, अलग अलग प्रत्याशी और उनके राजनीतिक दल, ये उनके, और मुख्य उद्देश्य क्या है? कुर्सी। तो दोस्तों, अब यहाँ से अपन चर्चा का आरंभ कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करेंगे अपन मुस्लिम मतों की। दोस्तों, मुस्लिम मतों के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हम जो संविधान ने हमको मताधिकार दिया है, उसका सबसे सर्वाधिक उपयोग मुस्लिम मतों द्वारा होता है। सन 1952 से लेके अभी तक, अगर मैं अपनी याद करूं तो लगभग 75 के बाद की राजनीति तो मुझे अच्छी तरह से ध्यान है। तो मुझे जब से ध्यान है तब से मैं एक चीज़ तो अवश्य नोट करता आ रहा हूं कि मुस्लिम मतों का मतदान 100% होता है। लगभग 100% मतदान वो लोग करते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण नोट करने वाली है, वो ये कि मुस्लिम मतों के जो मतदान होता है वो किसी एक पक्ष में होता है, और वो भी लगभग 100% होता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, जब से मुझे ध्यान है तब से मैं देख रहा हूँ कि ये जो मत होते हैं जो डाले जाते हैं, 100% डाले जाते हैं, 100% एक तरफ डाले जाते हैं, ये किसी निर्देश पर डाले जाते हैं। मतलब 100 विवेक से कम दूसरों के कहने से, किसी इमाम के फतवे से, किसी काजी के कहने से, किसी मौलवी के कहने से, या धर्मगुरुओं के कहने से, या धार्मिक नेताओं के कहने से ये मत अभी तक डलते आए हैं। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? जब अभी से कुछ समय पहले तक, अगर मैंने जैसे आपको बताया कि लंबे समय से मुझे राजनीति की समझ है, पहले क्या होता था दोस्तों, एक फतवा जारी होता था दिल्ली। अब मैं एक उदाहरण आपसे दे दूँ। दिल्ली में एक बहुत बड़ी मस्जिद है, उसके इमाम हुआ करते थे, फिर उनके पुत्र बाद में इमाम बने। उनके जरिए एक फतवा जारी होता था और सार्वजनिक रूप से जारी होता था, और ये निर्देशित किया जाता मुस्लिम भाइयों को कि आपको कहाँ मतदान किस पक्ष में करना है। और उनके चाहने वाले दिल्ली और उसके आसपास के उत्तरी राज्यों में बहुत से लोग थे, वो उसको फॉलो करते थे। ये सार्वजनिक रूप से सभी ने देखा है, और लगभग 90-91 तक, 1990-91 तक तो ये सब चीज़ें थी। और तीसरी चीज़ में एक महत्वपूर्ण चीज़ थी दोस्तों, ये जो फतवा जारी होता था या मुस्लिम मत एक पक्ष में गिरते थे, इनमें ज़्यादातर जो हिस्सा प्राप्त होता था वो कांग्रेस को होता था, अर्थात कांग्रेस के पक्ष में मतदान होता था। 90-91 तक तो ये लगभग ऐसा ही होता था। उसके बाद में अलग अलग राज्यों में जहाँ कांग्रेस कमज़ोर हुई, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, तो वहाँ ये इन्होंने अपने अपने अलग जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे उनको चुनना प्रारंभ कर दिया। अब उनके पक्ष में मतदान, हाँ, ये चीज़ अभी भी निश्चित है कि वो मतदान एक साथ एक तरफ होता है और निर्देशित होता है। चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं हिंदू मतों की। तो दोस्तों, हिंदू मतों की चर्चा करने में एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे 100% मुसलमानों का मत होता है, मतदान होता है, हिंदू मतदाता का लगभग आधा, मेजोरिटी में मतदाता है, इनका आधा तो मतदान करने जाता ही नहीं, अर्थात अपने मताधिकार का उपयोग करता ही नहीं है। हम सब जानते हैं दोस्तों कि जिस दिन चुनाव होता है, जिस क्षेत्र में चुनाव होता है, उस दिन वहाँ पर सार्वजनिक अवकाश होता है। लेकिन उस अवकाश के दिन में पिकनिक मनाई जाएगी, पिक्चर देखी जाएगी, घूमना फिरना होगा, बाकी के सारे काम होंगे, सिर्फ मतदान छोड़ के, जिसके कारण छुट्टी मिली है।
तो ये तो आपको भी मालूम है ये सब चीज़ें। दूसरी चीज़ दोस्तों, बहुसंख्यक इस देश में हिंदू हैं, लेकिन हिंदू धर्म का मत कभी भी बहुसंख्यक हिंदुओं का मत एक तरफ नहीं हुआ, हमेशा बटा हुआ रहा है। तीसरी चीज़ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब भी मत ये ध्रुवीकरण की चर्चा होती है मतों के, तो ये कहा जाता है, ये आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मतों के ध्रुवीकरण को करके अपना मत राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की कोशिश करती है या प्राप्त करती है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1952 में पहला चुनाव इस देश में हुआ था। तब से लगा के 2009 तक का तो मैं कह सकता हूं कि बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ही नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले थे, भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलते थे वो हिंदुओं के ही मिलते थे, परंतु बहुसंख्यक मत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जो पार्टियां थी और जो पार्टियां थी उनको मिलता था, कुछ हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को मिलता था। तो दोस्तों ये तो अभी तक ऐसी स्थिति थी। फिर क्या हुआ दोस्तों, 90 के उत्तरार्ध में, लगभग 89-90 में भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन में, बेसिकली मैं राम जन्मभूमि आंदोलन पे आऊँ। राम जन्मभूमि आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, उनके अनुसांगिक संगठनों विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन्होंने चालू किया था और भारतीय जनता पार्टी ने इनको सपोर्ट किया। जब ये इस आंदोलन में हिस्सा लिया तो हिंदू धर्माचार्य, साधु संत और इन सब लोगों ने इसको आंदोलन को सपोर्ट किया। और उस समय के जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने रथ यात्रा निकाली, आप सबको मालूम है। और जब वो रथ यात्रा निकाली और उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, तो एक टाइम ऐसा लगने लग गया कि ये जो हिंदू धर्म के मत जो बिखरे हुए होते थे वो अब आज शायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ लामबंद हो रहे हैं, मतलब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को जाने वाले हैं। नतीजा क्या हुआ कि जो बाहर के जो दूसरे दल थे, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल, उनको बड़ी चिंता हो गई कि अगर ये सब एक जगह लामबंद हो गए तो हमारी तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों उस समय क्या हुआ कि वीपी सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, जनता दल की सरकार थी, और उस जनता दल की सरकार को भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियां वो सब मिलकर बाहर से समर्थन दे रहे थे। अच्छा दोस्तों, वीपी सिंह जी की जनता दल की सरकार जरूर थी, उसमें अंतर्विरोध इतने थे कि यही निश्चित नहीं था कि ये चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी तो कब तक चलेगी। तो दोस्तों ये जो हिंदू मतों का ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, इससे डर करके उन्होंने एक ट्रम्प कार्ड चला जो था मंडल आयोग की रिपोर्ट का। उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी। अब दोस्तों करें कि ये मंडल आयोग की रिपोर्ट क्या है। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि आपातकाल के बाद में 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार। उन्होंने एक आयोग गठित किया, मंडल आयोग। उसका ये जो आयोग था, इसकी अध्यक्षता वीपी मंडल, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री तो 1 महीने के करीब रहे वो, उनकी अध्यक्षता में ये एक आयोग गठित हुआ। और गठित क्यों हुआ दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे देश में पहले 2 ही वर्गों को शासकीय सेवाओं में आरक्षण था, एक तो अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति। इन लोगों को इसका आरक्षण का लाभ मिलता था। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये सब चीज़ें होने के बाद में जब मंडल आयोग, सरकार ने ये विचार किया कि जो बाकी की पिछड़ी जातियां हैं उनको इन सब चीज़ों का क्या लाभ मिल सकता है, क्या क्या सुविधा, उनके उत्थान के लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने एक आयोग का गठन किया जो कहलाता है मंडल आयोग। उन्होंने अपने 1980 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। और उस समय क्या हुआ कि मोरारजी देसाई की सरकार चली गई, गिर गई जब उनकी सरकार, तो ये रिपोर्ट भी जो थी मंडल आयोग की, ये ठंडे बस्ते में चली गई। और लगभग 10 साल के बाद जब वीपी सिंह जी की सरकार को लगा कि ये सारे वोट, हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लामबंद हो सकते हैं, तो उन्होंने उस आयोग की रिपोर्ट को बाहर निकाला और उसको लागू कर दिया। अच्छा दोस्तों, पूरी रिपोर्ट लागू नहीं की, लागू रिपोर्ट में तो और सारी वो भी थी सिफारिशें, लेकिन उन्होंने जो लागू की वो की, उसमें से एक इन जो पिछड़ी जातियां हैं उन सबको 27% आरक्षण देने की घोषणा की। दोस्तों नतीजा क्या हुआ,
जो सवर्ण वर्ग था और जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिला था वो आंदोलित हो गए, आंदोलन चालू हो गए। ये सब चीज़ आंदोलन हुए, बहुत सारे जो बच्चे थे उस समय उन्होंने आंदोलन में तो भाग लिया ही लिया, कई लोगों ने आत्मदाह करना चालू कर दिया, बहुत सारे बच्चों ने आत्मदाह करके अपनी जान दे दी। बड़े दुख के साथ बताता हूँ दोस्तों कि उसमें से 1-2 लोगों के डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्यु पूर्व बयान मैंने भी करवाए थे, बहुत तकलीफ हुई थी। खैर अपन मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों जब ये सब आंदोलन चालू हुआ तो जो राम जन्मभूमि का मुद्दा था वो पिछड़ गया, पीछे चला गया, जो ये बाकी दल चाहते थे। सोच सकते हो दोस्तों राजनीति कितनी कहाँ तक घिनौनी हो सकती है। खैर, तो दोस्तों 90 के बाद में जब ये सब चीज़ें चालू हुई तो भारत के बड़े बड़े राज्य, कुछ बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें राजनीतिक उथल पुथल चालू हुई। उथल पुथल कैसे चालू हुई कि कांग्रेस इन राज्यों में कमजोर होना चालू हो गई और क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ। इनमें उस समय के जो कुछ नेता है उसमें से वो जातिगत आधार पर पार्टियां बनने लग गई, जाति धर्म के अपनी अपनी जातियों के लोगों को अपने पीछे लामबंद करने लगे। नतीजा क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें मुलायम सिंह यादव, कांसीराम जी, बाद में उनके उत्तराधिकारी मायावती जी, बिहार में चले जाएं तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जी, इन लोगों का उदय हुआ। दोस्तों अगर अपन पूरे विस्तृत रूप से बात करें तो ये बड़ा विस्तृत विषय है। अगर उदाहरण के रूप में अगर इसको समझना है तो अपन उत्तर प्रदेश के उदाहरण से इसको समझ सकते हैं, तो समझना और समझाना आसान होगा। अब उत्तर प्रदेश से ही क्यों? उसका कारण ये दोस्तों कि ये उत्तर प्रदेश जातिगत राजनीति का बहुत बड़ा अच्छा उदाहरण है, सबसे ज़्यादा यहीं पर है। दूसरी चीज़, अभी यहाँ रिसेंटली चुनाव हुए हैं, इसी 3 महीने पहले चुनाव हुए हैं, तो हम सब की स्मृति में वो सारी चीज़ें, घटनाएं, राजनीति हमारे दिमाग में अभी तक है, तो हमको समझने में आसानी होगी। इसलिए मैं इससे उत्तर प्रदेश का चुनाव कर रहा हूँ। तो दोस्तों अपन उत्तर प्रदेश की राजनीति का विश्लेषण करेंगे अब। तो दोस्तों मैंने बताया कि 90-91 के बाद इन राज्यों में उथल पुथल चालू हुई और जो अलग अलग लोगों ने, नेताओं ने अपनी जातियों के आधार पर उनको लामबंद करना प्रारंभ किया। नतीजा क्या हुआ? जो लोग उभरे उनमें से उस समय जो पार्टियों का उदय हुआ, समाजवादी पार्टी का हुआ, आरएलडी का हुआ। समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक था यादव वोट, जो कि उत्तर प्रदेश में 12% है। आरएलडी का हुआ जाट वोट, जो उनका वोट बैंक बना वो हुआ 13%। मुस्लिमों का एकजुट वोट बैंक है ये 19.5%, लगभग 20% के लगभग उत्तर प्रदेश में। एक और हुआ कि कांसीराम जी ने राजनीति अपनी शुरू की थी पंजाब से, जहां पे उन्होंने दलित राजनीति को करने की कोशिश की, दलितों को अपने पीछे इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। फिर उन्होंने अपनी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश शिफ्ट की, जहां पे उनको सफलता मिली और जो दलित वोट था, जो तकरीबन 20% था उत्तर प्रदेश में है, वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में लामबंद हो गया। अच्छा दोस्तों, यहां तक ही गनीमत नहीं है, मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट आपके सामने लाना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के संबंध में, कि उत्तर प्रदेश में आज की स्थिति में लगभग 420 राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास में रजिस्टर्ड है और ये सभी दल अलग अलग जातियों के प्रतिनिधित्व के तौर पे हैं। जो जातियां 3%, 4%, 1%, 2% जिनका पॉपुलेशन में योगदान है, उनके अपने अपने राजनीतिक दल हैं और वो कई के तो 2-2 भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जातिगत आधार पर कितना वहां पर वोटों का बंटवारा हुआ। क्या दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो दोस्तों बहुत सारे 90-91 के बाद में जब हुआ तो एक विखंडित जनादेश हर चुनाव में जनता ने दिया। उसका कारण ये जातिगत बिखराव था। तो नतीजा क्या होता था, कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती थी,
गिर जाती थी, वो सपोर्ट से बनती थी, या तो मायावती के सपोर्ट से या बहुजन समाज पार्टी के, और बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी की सरकार बनती थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कुछ दिन चलती थी, फिर गिर जाती थी। ये पूरा दौर ऐसा रहा। अब अपन विश्लेषण करने के लिए सबसे सही वर्ष अगर गिने वो 2007 होता है मेरे ख्याल से। क्यों? क्योंकि 2007 में मायावती जी की बहुजन समाजवादी पार्टी की उनकी पहली स्वयं की सरकार, अपनी पार्टी की सरकार बनी थी, एक दल की सरकार उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों 2007 का अगर अपन विश्लेषण करें तो जब चुनाव से पहले व्यवस्थाएं कैसी जमी, मायावती जी ने अपने कोर वोट बैंक 20% दलित वोट बैंक, उसके साथ में लगभग 20% मुस्लिम वोट बैंक को साधा, और साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई। टोटल वोट परसेंटेज मिला 27%, सरकार बनी, बहुमत से सरकार बनी, 5 साल चली। 2012 में जब चुनाव हुआ तो मुलायम समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। क्या कॉम्बिनेशन बना? 12% यादव वोट, 20% के लगभग मुस्लिम वोट। तो जो वो मुस्लिम वोट 2007 में बहुजन समाज पार्टी के साथ में था, वो अब जाके समाजवादी पार्टी के साथ आ गया और सरकार बन गई समाजवादी पार्टी की। अच्छी खासी मेजोरिटी से सरकार बनी और सरकार चली भी, सब 5 साल सरकार चली। अब दोस्तों ये तो यहाँ तक आपने देखा कि वोटों का ध्रुवीकरण किस किस पक्ष में किस किस ढंग से हुआ। अब अगर अपन बात करें कि 2017 के चुनाव में की बात करें तो उससे पहले दोस्तों बहुत जरूरी है कि अपन 2014 के जनरल इलेक्शन की बात करें, लोकसभा के चुनाव की। दोस्तों 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गोवा अधिवेशन में सितंबर के महीने में नरेंद्र मोदी जी को अपना प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट घोषित किया। जब ये घोषणा हुई, मोदी जी जब अपने भारतीय राजनीति के केंद्र में आए तो अपने साथ अपने विश्वस्त अमित शाह जी को दिल्ली लेकर आए और भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी उनको बनाया गया और उनको उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया। तो अमित शाह जी जब दिल्ली आए और उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरी फील्डिंग जमाई, बहुत मेहनत की और उन्होंने जो हिंदू वोट जो बिखरा जाता था जातियों के आधार पर, उसको एकजुट करने की कोशिश की। बहुत प्रयासों के बाद उनको जब चुनाव हुए 2014 के, तो उसका जब रिजल्ट आया तो क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि उनको 80 में से 72 सीटें मिली। मतलब हिंदू मतों का पहली बार ध्रुवीकरण देखने को मिला। नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। 80 में से 72 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की। उसके बाद हुए दोस्तों 2017 के चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने वही अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी और हिंदू वोटों का जो बिखराव होता था उसको रोकने के जरिए उत्तर प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाई। जब उत्तर प्रदेश की सरकार बन गई और 5 साल चली, काम किए। अब अपन चर्चा करते हैं 2022 के जो अभी रिसेंटली चुनाव हुए उसके बारे में। तो 2017 तक आपने देखा वोटों का किस तरह से ध्रुवीकरण हुआ, किस किस के पक्ष में हुआ, ये सब अपन ने विस्तार से चर्चा किया। 2022 के चुनाव की मैं अलग से चर्चा करना चाहता हूं कि ये जो चुनाव है भारतीय राजनीति के लिए कुछ दिशा निर्देश तय कर रहा है, इसलिए इसकी चर्चा करना बहुत आवश्यक है, इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। दोस्तों जब 2022 के चुनाव शुरू होने से पहले चुनाव हुए, उससे पहले समाजवादी पार्टी ने बहुत बढ़िया अपने चुनावी गणित के हिसाब से बहुत बढ़िया चुनावी व्यवस्था जमाई। कैसे जमाई? उनका खुद का कोर वोट बैंक 12% यादव वोट बैंक, आरएलडी के साथ समझौता किया 13% जाट वोट बैंक, 19.5% से ज्यादा मतलब 20% के लगभग मुस्लिम वोट बैंक, और ऐसे छोटे छोटे जातियों के दल, उन सबको इकट्ठा करके लगभग 54% के आसपास पेपर्स के ऊपर में उन्होंने बहुमत अपना जमा लिया। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं दोस्तों, कहीं भी चुनाव हो, हिंदुस्तान के अंदर में चुनाव होते हैं तो ये कहा जाता है, ट्रेंड है कि वो 60% मतदान होता है। मतलब अगर 100 में से केवल 60 लोग मतदान करते हैं, उन 60 लोगों में से 54 की व्यवस्था तो समाजवादी पार्टी ने कर ही ली थी। तो भारी उत्साहित, चुनाव तो हमारे पक्ष में है। सारे राजनीतिक पंडित कहने लगे इस बार जो चुनाव है
वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने चाहिए, क्योंकि उनका सारा व्यवस्था ऐसी जमाई हुई है वोटों की। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, जब अपनी स्ट्रेटजी बनाई तो अपने हिंदू वोटों के बिखराव को रोकने के साथ अपने जो 5 साल के काम है उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार के 5 साल के काम, उसके अलावा 8 साल के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम, इन सबको एकजुट करके उसके ऊपर में मत मांगना चालू किया। तो नतीजा क्या हुआ, अब जो उस समय जो वो थी योजनाएं चली थी, उन योजनाओं का एक काम अच्छा हुआ कि वो उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा। कैसे पहुंचा कि जो जो योजनाएं बनी, मतदाता को ये देखा कि ये जो काम हो रहे हैं ये मेरे पास तक आ रहे हैं, इनका फायदा मुझे मिल रहा है। योजनाएं अकेली नहीं बन रही हैं, उनका क्रियान्वयन हो रहा है, जमीन पे आ रही हैं और हम उनका उपयोग कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी। उदाहरण के लिए जैसे कानूनी व्यवस्था की स्थिति, हम सब जानते हैं कि यूपी में कानूनी व्यवस्था की स्थिति क्या थी। उसमें बहुत हद तक सुधार हुआ, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। बिजली जो कभी देखने को नहीं मिलती थी, भरपूर बिजली मिलने लगी, घर घर बिजली पहुंचने लगी, पानी पहुंचने लग गया, स्वास्थ्य सेवाएं मिली, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, हाईवेज बने, इन सब का। अच्छा, दूसरी चीज़, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के अंतर्गत जिन लोगों को जो थे लाभार्थी थे, उनको लाभ मिलना चालू हुआ, डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में आने लग गया। जो निराश्रित महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे, किसान थे, मजदूर थे, इन लोगों को इनके खाते में पैसा आने लग, जनधन खातों में पैसा आया। फ्री राशन था तो फ्री राशन लोगों के पास तक पहुंचने लग गया। आवास योजनाओं में घर लोगों को मिलने लग गए। जब इतनी सारी चीज़ें होने लग गई तो इन लोगों का भी जो एक मत था, दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा कि जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो मतों का वोट इकट्ठे होते थे, पहली बार इस चुनाव में ये देखने को मिला कि जो लाभार्थी थे, जिनको इन योजनाओं का लाभ मिला, वो किसी भी धर्म, जाति, मजहब, किसी के भी हों, उन सब का एक वर्ग बना जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का वोट किया। नतीजा क्या हुआ, जो चुनावी बिसात जो बिछाई थी समाजवादी पार्टी ने, वो फेल हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ये सही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव से, अभी तक के हाईएस्ट चुनाव जो पिछले चुनाव जीते समाजवादी पार्टी ने जीते, उनको 28.5% वोट मिले। इस जमावट के बाद में उनको 35% वोट मिले, लेकिन सीटें कम हो गई बहुत। भारतीय जनता पार्टी को भी पिछले बार जो 35% वोट मिले थे, वो 43% हो गए इस चुनाव में। सीटें कम भी हुई, लेकिन सरकार भरपूर बहुमत से बन गई। लेकिन बाकी दल, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और जो लोग थे, वो सब लगभग ना के बराबर पहुंचे, लगभग खत्म होने की स्थिति में आ गए। दोस्तों ये तो मैंने आपको विश्लेषण बताया कि ये चुनावों में किस ढंग से वोटों का पोलराइजेशन होता रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, जिस तरह से भी हो। लेकिन इस सब के बाद में जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले चुनाव के लिए एक शुभ संकेत देता है, भारतीय राजनीति के लिए एक शुभ संकेत दे रहा है। वो क्या दे रहा है कि जब जब सरकारें अच्छा काम करेंगी और उनका फायदा जनता को मिलेगा, मतदाता को मिलेगा, तो वो एक नया वोट बैंक बनने को तैयार है। जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ, वो वर्ग कहलाता है, कहा गया राजनीतिक पंडितों ने, लाभार्थी वर्ग। जो लाभार्थी, वो जिन सरकारी योजनाओं का जिनको लाभ मिला, सरकार की कामों का जिनको लाभ मिला, उन लोगों का एक वर्ग बना, उसको कहते हैं लाभार्थी वर्ग। उस वर्ग ने बहुत अच्छी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को मत दिया। ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव में, पिछले चुनाव में टोटल मत का, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुस्लिम मत जो होता है वो एक तरफा जाता है, एकजुट होता है और 100% होता है, लगभग 100% मतदान होता है। उसका भी 8% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, ऐसा राजनीतिक पंडित कहते हैं, विश्लेषक कहते हैं। तो अभी तक का जो कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम का वोट नहीं मिलता था, वो इस बार से लाभार्थी वर्ग के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिलना चालू हुआ। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में हम ये उम्मीद कर सकते हैं, इस तरह की संभावना हो सकती है कि अगर सरकारें अच्छा काम करेंगी तो उनको वोट जनता देगी, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर या किसी और आधार पर नहीं, किसी के कहने पर नहीं, लेकिन अपने स्वविवेक से मतदान होगा
और उसके पक्ष में होगा जो काम करेगा। ये संकेत मुझे लगता है राजनीतिक दलों के लिए, राजनीतिक विश्लेषकों के लिए और सबसे महत्वपूर्ण भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत सुखदकारी होगा। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज के सब इसका विश्लेषण। आपको कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताएं। आपने समय दिया वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे विचार और दूसरों के साथ भी शेयर करें और उनके विचार मुझ तक पहुँचे ये प्रयास करें। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।